साहित्य निधि में प्रस्तुत है इस्मत चुगताई जी की लिखी हुई कहानी लिहाफ। वे उर्दू साहित्य की सर्वाधिक विवादास्पद और सर्वप्रमुख लेखिका थी जिन्होंने महिलाओं के सवालों को नए सिरे से उठाया। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। जब मैं जाड़ों में लिहाफ ओढ़ती हूँ तो पास की दीवार पर उसकी परछाई हाथी की तरह झूमती हुई मालूम होती है और एकदम से मेरा दिमाग बीती हुई दुनिया के पर्दों में दौड़ने भागने लगता है। न जाने क्या कुछ याद आने लगता है। माफ़ कीजिएगा, मैं आपको खुद अपने लिहाफ का रोमान अंगेज जिक्र बताने नहीं जा रही हूँ। न लिहाफ से किसी किस्म का रोमान जोड़ा ही जा सकता है। मेरे ख्याल से कंबल कम आरामदेह सही, मगर उसकी परछाई इतनी भयानक नहीं होती जितनी जब लिहाफ की परछाई दीवार पर डगमगा रही हो। यह जब का जिक्र है जब मैं छोटी सी थी और दिन भर भाइयों और उनके दोस्तों के साथ मार कुटाई में गुजार दिया करती थी। कभी कभी मुझे ख्याल आता है कि मैं कमबख्त इतनी लड़ाका क्यों थी। उस उम्र में जबकि मेरी और बहनें आशिक जमा कर रही थीं, मैं अपने पराये हर लड़के और लड़की से जूतम पैजार में मशगूल थी। यही वजह थी कि अम्मा जब आगरा जाने लगी तो हफ्ता भर के लिए मुझे अपनी एक मुँहबोली बहन के पास छोड़ गईं। उनके यहाँ अम्मा खूब जानती थी कि चूहे का बच्चा भी नहीं और मैं किसी से लड़ भिड़ भी नहीं सकूंगी। सजा तो खूब थी मेरी है। हाँ, तो अम्मा मुझे बेगम जान के पास छोड़ गईं। वही बेगम जान जिनका लिहाफ अब तक मेरे जहन में गर्म लोहे के दाग की तरह महफूज है। ये वो बेगम जान थीं जिनके गरीब माँ बाप ने नवाज साहब को इसलिए दामाद बना लिया था, एक तो कि वो पकी उम्र के थे लेकिन थे निहायत नेक। कभी कोई रंडी या बाजारी औरत उनके यहाँ नजर ना आई। खुद हाजी थे और बहुतों को हज करा चुके थे, मगर उन्हें एक निहायत अजीबोगरीब शौक़ था। लोगों को कबूतर पालने का जुनून होता है, बटेरे लड़ाते हैं, मुर्गबाजी करते हैं। इस किस्म के वाहियात खेलों से नवाब साहब को नफरत थी। उनके यहाँ तो बस तालिब इल्म रहते थे, नौजवान गोरे गोरे पतली कमरों के लड़के जिनका खर्च वे खुद बर्दाश्त करते। मगर बेगम जान से शादी करके तो वे उन्हें कुल साजो सामान के साथ ही घर में रखकर भूल गए और वो बेचारी दुबली पतली नाजुक सी बेगम तन्हाई के गम में घुलने लगी। न जाने उनकी ज़िंदगी कहाँ से शुरू होती है, वहाँ से जब वो पैदा होने की गलती कर चुकी थी, या वहाँ से जब वो एक नवाब की बेगम बनकर आईं और छपर खट पर ज़िंदगी गुजारने लगीं, या जब से नवाब साहब के यहाँ लड़कों का जोर बंधा। उनके लिए मुरग्गन हलवे और लजीज खाने जाने लगे और बेगम जान दीवान खाने की दरारों में से उनकी लचकती कमरों वाले लड़कों की चुस्त पिंडलियाँ और मुअत्तर बारीक शबनम के कुर्ते देख देख कर अंगारों पर लौटने लगीं, या जब से वो मन्नतों मुरादों से हार गईं। चिल्ले बंधे और टोटके और रातों की वजीफ़ा ख्वानी भी चित्त हो गई। कहीं पत्थर में जोक लगती है। नवाब साहब अपनी जगह से टस से मस ना हुए। फिर बेगम जान का दिल टूट गया और वो इल्म की तरफ मुतवज्जा हुई, लेकिन यहाँ भी उन्हें कुछ ना मिला। इश्किया नॉवेल और जज्बाती अशार पढ़कर और भी वो पस्ती छा गई। रात की नींद भी हाथ से गई और बेगम जान जी जान छोड़कर बिल्कुल ही यासो हसरत की पोट बन गई। चूल्हे में डाला था ऐसा कपड़ा लत्ता, कपड़ा पहना जाता है किसी पर रौब काटने के लिए। अब ना तो नवाब साहब को फुर्सत की शबनमी कुर्तों को छोड़कर जरा इधर तवज्जो करें और न वे उन्हें कहीं आने जाने देते। जब से बेगम जान ब्याह कर आई थी, रिश्तेदार आकर महीनों रहते और चले जाते, मगर वो बेचारी कैद की कैद रहती। उन रिश्तेदारों को देखकर और भी उनका खून जलता था कि सबके सब मज़े के से माल उड़ाते, उम्दा घी निगलते, जाड़े का साजो सामान बनवाने आन मरते और वो बावजूद नई रुई के लिहाफ के पड़ी सर्दी में अकड़ा करती। हर करवट पर लिहाफ नई नई सूरतें बनाकर दीवार पर साया डालता, मगर कोई भी साया ऐसा ना था जो उन्हें जिंदा रखने के लिए काफ़ी हो। मगर क्यों जिए फिर कोई ज़िंदगी? बेगम जान की ज़िंदगी जो थी, जीना बदा था नसीबों में, वो फिर जीने लगीं और खूब जीं। रब्बों ने उन्हें नीचे गिरते गिरते संभाल लिया। चटपट देखते देखते उनका सूखा जिस्म भरना शुरू हुआ, गाल चमक उठे और हुस्न फूट निकला। एक अजीबो गरीब तेल की मालिश से बेगम जान में ज़िंदगी की झलक आई। माफ़ कीजिएगा, उस तेल का नुस्खा आपको बेहतरीन से बेहतरीन रिसाले में भी ना मिलेगा। जब मैंने बेगम जान को देखा तो वो 40-42 की होंगी। ओफो, किस शान से वो मसनद पर नीमदराज थीं और रब्बो उनकी पीठ से लगी बैठी कमर दबा रही थी। एक ऊदे रंग का दुशाला उनके पैरों पर पड़ा था
और वो महारानी की तरह शानदार मालूम हो रही थी। मुझे उनकी शक्ल बेइंतहा पसंद थी। मेरा जी चाहता था घंटों बिल्कुल पास से उनकी सूरत देखा करूं। उनकी रंगत बिल्कुल सफ़ेद थी, नाम को सुर्खी का जिक्र नहीं, और बाल स्याह और तेल में डूबे रहते। मैंने आज तक उनकी मांग ही बिगड़ी न देखी। क्या मजाल जो एक बाल इधर से उधर हो जाए। उनकी आंखें काली थीं और हमेशा कमाने खिंची सी होती थीं। आंखें जरा तनी हुई रहती थीं, भारी भारी फूले हुए पपोटे, मोटी मोटी पलकें। सबसे ज़्यादा जो उनके चेहरे पर हैरत अंगेज जाजिबे नज़र चीज़ थी वो उनके होंठ थे। अमूमन वो सुर्खी से रंगे रहते थे। ऊपर के होंठ पर हल्की हल्की मूछें सी थीं और कनपटियों पर लंबे लंबे बाल। कभी कभी उनका चेहरा देखते देखते अजीब सा लगने लगता था, कम उम्र लड़कों जैसा। उनके जिस्म की जिल्द भी सफ़ेद और चिकनी थी। मालूम होता था किसी ने कसकर टाके लगा दिए हों। अमूमन वो अपनी पिंडलियाँ खुजाने के लिए किसोलती तो मैं चुपके चुपके उनकी चमक देखा करती। उनका कद बहुत लंबा था और फिर गोश्त होने की वजह से वो बहुत ही लंबी चौड़ी मालूम होती थी, लेकिन बहुत ही मुतनासिब और ढला हुआ जिस्म था। बड़े बड़े चिकने और सफ़ेद हाथ और सुडौल कमर। तो रब्बो उनकी पीठ खुजाया करती थी, यानी घंटों उनकी पीठ खुजाती। पीठ खुजाना भी ज़िंदगी की ज़रूरियात में से था, बल्कि शायद ज़रूरियात ज़िंदगी से भी ज़्यादा। रब्बो को घर का और कोई काम न था, बस वो सारे वक्त उनके छपरखट पर चढ़ी कभी पैर, कभी सिर और कभी जिस्म के और दूसरे हिस्से को दबाया करती थी। कभी तो मेरा दिल बोल उठता था, जब देखो रब्बो कुछ ना कुछ दबा रही है या मालिश कर रही है। कोई दूसरा होता तो न जाने क्या होता। मैं अपना कहती हूँ, कोई इतना करे तो मेरा जिस्म तो सड़गल के ख़त्म हो जाए। और फिर रोज़ रोज़ की मालिश काफ़ी नहीं थी। जिस रोज़ बेगम जान नहाती, या अल्लाह, बस 2 घंटा पहले से तेल और खुशबूदार उपटनों की मालिश शुरू हो जाती। कमरे के दरवाजे बंद करके अंगीठियाँ सुलगती और चलता मालिश का दौर। अमूमन सिर्फ रब्बो ही रहती, बाकी की नौकरानियाँ बड़बड़ाती दरवाजे पर से ही ज़रूरियात की चीज़ें देती जाती। बात यह थी कि बेगम जान को खुजली का मर्ज था। बेचारी को ऐसी खुजली होती थी कि हजारों तेल और टने मले जाते थे, मगर खुजली थी कि कायम। डॉक्टर हकीम कहते कुछ भी नहीं, जिस्म साफ चट पड़ा है। हाँ, कोई जिल्द के अंदर बीमारी हो तो खैर, नहीं भी। ये डॉक्टर तो मुए हैं पागल। कोई आपके दुश्मनों को मर्ज है? अल्लाह रखे, खून में गर्मी है। रब्बो मुस्कुराकर कहती, महीन महीन नज़रों से बेगम जान को घूरती। और यह रब्बो, जितनी ये बेगम जान गोरी थी उतनी ही ये काली, जितनी बेगम जान सफ़ेद थी उतनी ही ये सुर्ख, बस जैसे तपाया हुआ लोहा। हल्के हल्के चीचक के दाग, गठा हुआ ठोस जिस्म, फुर्तीले छोटे छोटे हाथ, कसी हुई छोटी सी तोंद, बड़े से बड़े फूले हुए होंठ जो हमेशा नमी में डूबे रहते, और जिस्म में से अजीब घबराने वाली बू के शरारे निकलते रहते थे। और ये नन्हे नन्हे फूले हुए हाथ किस कदर फुर्तीले थे। अभी कमर पर तो वो लीजिए फिसल कर गए कूल्हों पर, वहाँ से रपटे रानों पर और फिर दौड़े टखनों की तरफ। मैं तो जब कभी बेगम जान के पास बैठती यही देखती कि अब उनके हाथ कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। गर्मी जाड़े बेगम जान हैदराबादी जाली कारगे के कुर्ते पहनती, गहरे रंग के पजामे और सफ़ेद झाग से कुर्ते, और पंखा भी चलता हो तो फिर भी वो हल्की धुलाई जरूर जिस्म पर ढके रहती। उन्हें जाड़ा बहुत पसंद था। जाड़े में मुझे उनके यहाँ अच्छा मालूम होता। वो हिलती डुलती बहुत कम थी, कालीन पर लेटी हैं, पीठ खुज रही है, खुश्क मेवे चबा रही हैं, और बस रब्बों से दूसरी नौकरानियाँ खार खाती थीं। चुड़ैल बेगम जान के साथ खाती, साथ उठती बैठती और माशाअल्लाह साथ ही सोती थी। रब्बो और बेगम जान आम जलसों और मजमुओं की दिलचस्प गुफ्तगू की मौजू थी, जहाँ उन दोनों का जिक्र आया और कह कहे उठे। लोग न जाने क्या क्या चुटकुले गरीब पर उड़ाते, मगर वो दुनिया में किसी से मिलती ही न थी। वहाँ तो बस वो थी और उनकी खुजली। मैंने कहा कि उस वक्त मैं काफ़ी छोटी थी और बेगम जान पर फिदा। वो भी मुझे बहुत ही प्यार करती थी। इत्तेफाक से अम्मा आगरे गईं। उन्हें मालूम था कि अकेले घर में भाइयों से मार कुटाई होगी, मारी मारी फिरूंगी, इसलिए वो हफ्ता भर के लिए बेगम जान के पास छोड़ गईं। मैं भी खुश और बेगम जान भी खुश। आखिर को अम्मा की भाभी बनी हुई थी। सवाल ये उठा कि मैं सोऊं कहाँ। कुदरती तौर पर बेगम जान के कमरे में, लिहाजा मेरे लिए भी उनके छपरखट से लगा छोटी सी पलंगड़ी डाल दी गई। 10-11 बजे तक तो बातें करते रहे। मैं और बेगम जान चांस खेलते रहे और फिर मैं सोने के लिए अपने पलंग पर चली गई। और जब मैं सोई तो रब्बो वैसी ही बैठी हुई उनकी पीठ खुजा रही थी। भंगन कहीं की। मैंने सोचा
रात को मेरी एकदम से आंख खुली तो मुझे अजीब तरह का डर लगने लगा। कमरे में घुप अंधेरा, और उस अंधेरे में बेगम जान का लिहाफ ऐसे हिल रहा था जैसे उसमें हाथी बंद हो। बेगम जान, मैंने डरी हुई आवाज़ निकाली। हाथी हिलना बंद हो गया, लिहाफ नीचे दब गया। क्या है, सो जाओ, बेगम जान ने कहीं से आवाज़ दी। डर लग रहा है, मैंने चूहे की सी आवाज़ में कहा। सो जाओ, डर की क्या बात है, आयतल कुर्सी पढ़ लो। अच्छा, मैंने जल्दी जल्दी आयतल कुर्सी पढ़ी, मगर या मामूला बीन पर हर दफ़ा आकर अटक गई। हालांकि मुझे इस वक्त पूरी आयत याद है। तुम्हारे पास आ जाऊं बेगम जान? नहीं बेटी, सो रहो, जरा सख्ती से कहा। और फिर दो आदमियों की खुसुर पुसुर करने की आवाज़ सुनाई देने लगी। हाय रे, ये दूसरा कौन? मैं और भी डरी। बेगम जान, चोर वोर तो नहीं? सो जाओ बेटा, कैसा चोर? रब्बो की आवाज़ आई। मैं जल्दी से लिहाफ में मुंह डालकर सो गई। सुबह मेरे जहन में रात के खौफनाक नज़ारे का ख्याल भी न रहा। मैं हमेशा की वहमी हूँ। रात को डरना, उठ उठ कर भागना और बड़बड़ाना तो बचपन में रोज ही होता था। सब तो कहते थे मुझ पर भूतों का साया हो गया है, लिहाजा मुझे ख्याल भी न रहा। सुबह को लिहाफ बिल्कुल मासूम नजर आ रहा था, मगर दूसरी रात मेरी आंख खुली तो रब्बो और बेगम जान में कुछ कुछ झगड़ा बड़ी खामोशी से छपर खटपर ही तय हो रहा था। और मेरी खाक समझ में ना आया कि फैसला क्या हुआ। रब्बो हिचकियाँ लेकर रोई, फिर बिल्ली की तरह सपड़ सपड़ रकाबी चाटने जैसी आवाज़ें आने लगीं। मैं तो घबरा कर सो गई। आज रब्बो अपने बेटे से मिलने गई हुई थी। वो बड़ा झगड़ालू था। बहुत कुछ बेगम जान ने किया, उसे दुकान कराई, गांव में लगाया, मगर वो किसी तरह मानता ही नहीं था। नवाब साहब के यहाँ कुछ दिन रहा, खूब जोड़े बागे भी बने, पर न जाने क्यों ऐसा भागा कि रब्बो से मिलने भी ना आता। लिहाजा रब्बो ही अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ उससे मिलने गई थी। बेगम जान न जाने देती, मगर रब्बो भी मजबूर हो गई। सारा दिन बेगम जान परेशान रहीं। उनका जोड़ जोड़ टूटता रहा। किसी का छूना भी उन्हें न भाता था। उन्होंने खाना भी न खाया और सारा दिन उदास पड़ी रहीं। मैं खुजा दूँ बेगम जान? मैंने बड़े शौक से ताश के पत्ते बांटते हुए कहा। बेगम जान मुझे गौर से देखने लगी। मैं खुजा दूँ, सच कहती हूँ। मैंने ताश रख दिए। मैं थोड़ी देर तक खुजाती रही और बेगम जान चुपकी लेटी रही। दूसरे दिन रब्बो का आना था, मगर वो आज भी गायब थी। बेगम जान का मिजाज चिड़चिड़ा होता गया। चाय पी पी कर उन्होंने सिर में दर्द कर लिया। मैं फिर खुजाने लगी उनकी पीठ, चिकनी मेज की तख्ती जैसी पीठ। मैं हौले हौले गुजाती रही। उनका काम करके कैसी खुशी होती थी। जरा जोर से खुजाओ, बंद खोल दो, बेगम जान बोली। इधर ए है, जरा शाने से नीचे। हाँ, वाह भाई वाह, हाँ हाँ हाँ, यहीं पे। वो सुरूर से ठंडी ठंडी सांसें लेकर इत्मीनान जाहिर करने लगीं। और इधर। हालांकि बेगम जान का हाथ खूब जा सकता था, मगर वो मुझसे ही खुजवा रही थी और मुझे उल्टा फक्र हो रहा था। यहाँ, ओई, तुम तो गुदगुदी करती हो। वाह। वो हंसी। मैं बातें भी कर रही थी और खुजा भी रही थी। तुम्हें कल बाजार भेजूंगी, क्या लोगी? वही सोती जागती गुड़िया? नहीं बेगम जान, मैं तो गुड़िया नहीं लेती। क्या बच्चा हूँ अब मैं? बच्चा नहीं हो तो क्या बुढ़ा गई हो? वो हंसी। गुड़िया नहीं तो बनवा लेना कपड़े, पहनाना खुद। मैं दूंगी तुम्हें बहुत से कपड़े, सुना? उन्होंने करवट ली। अच्छा, मैंने जवाब दिया। इधर। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर जहाँ खुजली हो रही थी रख दिया। जहाँ उन्हें खुजली मालूम होती वहाँ मेरा हाथ रख देती, और मैं बेख्याली में बबुए के ध्यान में डूबी मशीन की तरह खुजाती रही और वो मुतवातिर बातें करती रहीं। सुनो तो, तुम्हारी फ्रॉकें कम हो गई हैं, कल दर्जी को दे दूंगी कि नई सी ले आए। तुम्हारी अम्मा कपड़ा दे गई हैं। वो लाल कपड़े की नहीं बनवाऊंगी, चमारों जैसा है। मैं बकवास कर रही थी और हाथ न जाने कहाँ से कहाँ पहुँचा। बातों बातों में मुझे मालूम भी ना हुआ। बेगम जान तो चुप लेटी थी। अरे, मैंने जल्दी से हाथ खींच लिया। ओए लड़की, देख कर नहीं खुजाती, मेरी पसलियाँ नोचे डालती है। बेगम जान शरारत से मुस्कुराई और मैं झेम गई। इधर आकर मेरे पास लेट जा। उन्होंने मुझे बाजू पर सिर रखकर लेटा लिया। अये है, कितनी सूख रही है, पसलियाँ निकल रही हैं। उन्होंने मेरी पसलियाँ गिननी शुरू की। मैं भुनभुनाई। ओई, तो क्या मैं खा जाऊंगी? कैसा तंग स्वेटर बना है, गर्म बनियाइन भी नहीं पहना तुमने। मैं कुलबुलाने लगी। कितनी पसलियाँ होती हैं? उन्होंने बात बदली। एक तरफ 9 और दूसरी तरफ 10। मैंने स्कूल में याद की हुई हाइजिन की मदद ली, वो भी ऊट पटांग। हटाओ तो हाथ। हाँ, 1 2 3। मेरा दिल चाहा किसी तरह भागूं और उन्होंने जोर से भींचा। मैं मचल गई।
बेगम जान जोर से हंसने लगीं। अब भी जब कभी मैं उनका उस वक्त का चेहरा याद करती हूँ तो दिल घबराने लगता है। उनकी आंखों के पपोटे और वजनी हो गए, ऊपर के होंठ पर स्याही घिरी हुई थी। बावजूद सर्दी के पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें होंठों पर और नाक पर चमक रही थीं। उनके हाथ ठंडे थे मगर नरम गरम, जैसे उन पर की खाल उतर गई हो। उन्होंने शॉल उतार दी थी और कारगे के महीन कुर्ते में उनका जिस्म आटे की लोई की तरह चमक रहा था। भारी जड़ाऊ सोने के बटन गरेबान के एक तरफ झूल रहे थे। शाम हो गई थी और कमरे में अंधेरा गुप हो रहा था। मुझे एक नामालूम डर से दहशत सी होने लगी। बेगम जान की गहरी गहरी आंखें, मैं रोने लगी दिल में। वो मुझे एक मिट्टी के खिलौने की तरह भींच रही थी। उनके गरम गरम जिस्म से मेरा दिल खौलने लगा, मगर उन पर तो जैसे कोई भूत न सवार था। और मेरे दिमाग का ये हाल था कि न चीखा जाए और न रो सकूं। थोड़ी देर के बाद वो पस्त होकर निढाल लेट गईं। उनका चेहरा फीका और बेरौनक हो गया और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। मैं समझी कि अब मरी हैं और वहां से उठकर सरपट भागी बाहर को। शुक्र है कि रब्बो रात को आ गई और मैं डरी हुई जल्दी से लिहाफ ओढ़कर सो गई। मगर नींद कहाँ, चुप घंटों पड़ी रही। अम्मा किसी तरह आ ही नहीं रही थी। बेगम जान से मुझे ऐसा डर लगता था कि मैं सारा दिन मामाओं के पास बैठी रहती, मगर उनके कमरे में कदम रखते दम निकलता था। और कहती किससे, और कहती ही क्या, कि बेगम जान से डर लगता है। तो ये बेगम जान मेरे ऊपर जान छिड़कती थी। आज रब्बों में और बेगम जान में फिर अनबन हो गई। मेरी किस्मत की खराबी कहिए या कुछ और, मुझे उन दोनों की अनबन से डर लगा, क्योंकि फौरन ही बेगम जान को ख्याल आया कि मैं बाहर सर्दी में घूम रही हूँ और मरूंगी निमोनिया में। लड़की क्या मेरा सिर मुंडवाएगी, जो कुछ हो हवा गया तो आफत आ जाएगी। उन्होंने मुझे पास बैठा लिया। वो खुद मुंह हाथ सिलपची में धो रही थी। चाय तिपाई पर रखी थी। चाय तो बनाओ, एक प्याली मुझे भी देना, वो तौलिया से मुंह खुश्क करके बोली। मैं जरा कपड़े बदल लूँ। वो कपड़े बदलती रही और मैं चाय पीती रही। बेगम जान नाइन से पीठ मलवाते वक्त अगर मुझे किसी काम से बुलाती तो मैं गर्दन मोड़े मोड़े जाती और वापस भाग आती। अब जो उन्होंने कपड़े बदले तो मेरा दिल उलटने लगा। मैं मुंह मोड़े चाय पीती रही। हाय अम्मा, मेरे दिल ने बेकसी से पुकारा। आखिर ऐसा मैं भाइयों से क्या लड़ती हूँ जो तुम मुझे मुसीबत में डाल गई। अम्मा को हमेशा से मेरा लड़कों के साथ खेलना नापसंद है। कहो भला, लड़के क्या शेर चीते हैं जो निकल जाएंगे उनकी लाडली को। और लड़के भी कौन, खुद भाई और दो चार सड़े सड़ाए जरा जरा से उनके दोस्त। मगर नहीं, वो तो औरत जात को सात तालों में रखने की कायल। और यहाँ बेगम जान की वो दहशत कि दुनिया भर के गुंडों से नहीं। बस चलता तो उस वक्त सड़क पर भाग जाती, पर वहाँ न टिकती। मगर लाचार थी, मजबूरन कलेजा पर पत्थर रखे बैठी रही। कपड़े बदले, सोलह सिंगार हुए और गरम गरम खुशबुओं के अतर ने और भी उन्हें अंगारा बना दिया। और वो चली मुझ पर लाड़ उतारने। घर जाऊंगी, मैंने उनकी हर राय के जवाब में कहा और रोने लगी। मेरे पास तो आओ, मैं तुम्हें बाजार ले चलूंगी, सुनो तो। मगर मैं खली की तरह फैल गई। सारे खिलौने मिठाइयाँ एक तरफ और घर जाने की रट एक तरफ। चल भैया मारेंगे चुड़ैल, उन्होंने प्यार से मुझे थप्पड़ लगाया। पड़े मारे भैया, मैंने दिल में सोचा और रूठी अकड़ी बैठी रही। कच्ची अम्मियाँ खट्टी होती हैं बेगम जान, जली कटी रब्बों ने राय दी। और फिर उसके बाद बेगम जान को दौरा पड़ गया। सोने का हार जो वह थोड़ी देर पहले मुझे पहना रही थी टुकड़े टुकड़े हो गया। महीन जाली का दुपट्टा तार तार, और वो मांग जो मैंने कभी बिगड़ी ना देखी थी झाड़ झंकाड़ हो गई। ओ ओ ओ, वो झटके ले लेकर चिल्लाने लगी। मैं रपटी बाहर। बड़े जतन से बेगम जान को होश आया। जब मैं सोने के लिए कमरे में दबे पैर जाकर झांकी तो रब्बो उनकी कमर से लगी जिस्म दबा रही थी। जूती उतार दो, उसने उनकी पसलियां गुजाते हुए कहा, और मैं चूहिया की तरह लिहाफ में दुबक गई। सर सर फट खच। बेगम जान का लिहाफ अंधेरे में फिर हाथी की तरह झूम रहा था। अल्लाह मैंने मरी हुई आवाज़ निकाली। लिहाफ में हाथी फुदका और बैठ गया। मैं भी चुप हो गई। हाथी ने फिर लोट मचाई। मेरा रुआं रुआं कांपा। आज मैंने दिल में ठान लिया कि जरूर हिम्मत करके सिरहाने का लगा हुआ बल्ब जला दूं। हाथी फिर फड़फड़ा रहा था और जैसे उकड़ू बैठने की कोशिश कर रहा था। चपड़ चपड़ कुछ खाने की आवाज़ें आ रही थी, जैसे कोई मज़ेदार चटनी चख रहा हो। अब मैं समझी, ये बेगम जान ने आज कुछ नहीं खाया, और रब्बो मुई तो सदा की है चट्टू, जरूर ये तर माल उड़ा रही है। मैंने नथने फुलाकर सूं सूं हवा को सूंघा, मगर सिवाय अतर, संदल और हिना की गरम गरम खुशबू के और कुछ न महसूस हुआ।
लिहाफ फिर उमड़ना शुरू हुआ। मैंने बहुतेरा चाहा कि चुपकी पड़ी रहूं, मगर उस लिहाफ ने तो ऐसी अजीबो गरीब शक्लें बनानी शुरू की कि मैं लरज गई। मालूम होता था गों गों करके कोई बड़ा सा मेढक फूल रहा है और अब उछल कर मेरे ऊपर आया। अम्मा, मैं हिम्मत करके गुनगुनाई, मगर वहाँ कुछ सुनवाई न हुई और लिहाफ मेरे दिमाग में घुसकर फूलना शुरू हुआ। मैंने डरते डरते पलंग के दूसरी तरफ पैर पसारे और टटोल कर बिजली का बटन दबाया। हाथी ने लिहाफ के नीचे एक कलाबाजी लगाई और पिचक गया। कलाबाजी लगाने में लिहाफ का कोना फुट भर उठा। अल्लाह, मैं गड़ाप से अपने पिछवाने में। अभी आप सुन रहे थे इस्मत आपा की लिखी हुई उनकी एक प्रसिद्ध और विवादास्पद कहानी लिहाफ।